नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और जी मीडिया पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल नहीं, वाकई में बहुत बड़ा और बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। जी हां, ऑपरेशन मार्केट माफिया और ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद जी बिजनेस की तरफ से ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन का नाम हमने दिया है ऑपरेशन डीमैट डाका। यकीन मानिए, ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि आप सिर्फ इसे सुनकर डर जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के फ़ोन आ रहे थे और सबकी एक शिकायत थी, लगभग एक जैसी शिकायत। और शिकायत ये थी कि किसी न किसी तरीके से उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है और उनकी मर्जी के खिलाफ उनके अकाउंट में सौदे हो रहे हैं, उनके डीमेट अकाउंट से शेयर निकल रहे हैं, उनके ट्रेडिंग अकाउंट में अनऑथराइज ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन जब हमने इस मामले की गहराई में गए और देखा तो डीमेट अकाउंट्स में हो रही इस सेंधमारी के खुलासे सामने आए। आगे हम इस तरह के मामले को परत दर परत आपके सामने रखेंगे और वो हर बात आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका डीमेट खाता हैकर्स के निशाने पर है, हैकर्स की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो पूरे आपके डीमेट अकाउंट को अपने कब्जे में लेते हैं और आपकी कौन सी वो लापरवाही हो सकती है जो आपके डीमेट अकाउंट में हैकर्स को एंट्री करने का रास्ता दे देती है। और साथ ही आगे हम आपको हैकर्स के शिकार हुए कुछ लोगों की आप बीती भी सुनाएंगे। यकीन मानिए, अब यहाँ से अगला 1 घंटा आपके जीवन का बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक सबसे बड़ी बात, और वह बात जो हमने इस पड़ताल के दौरान महसूस की है, जिसे आपको साझा करना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, आप चाहे कितने भी होशियार हो और आप चाहे कितने भी समझदार हों, लेकिन शेयर मार्केट के ये लुटेरे आपसे 2 कदम आगे हैं। जी हाँ, पहली कहानी एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी की, जिसे बैंकिंग से लेकर सेबी और शेयर बाजार के सभी नियमों, गतिविधियों की कार्यशैली की पूरी जानकारी है। पढ़े लिखे हैं और बैंकिंग सेक्टर का गहरा अनुभव रखते हैं और 40 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव उनका स्टॉक मार्केट का है। लेकिन दिन दहाड़े उनके डीमेट अकाउंट में डाका डालकर उनके पोर्टफोलियो से सारे के सारे शेयर लूट लिए जाते हैं और वो करीबन करीबन 1.5 करोड़ रुपए गंवा बैठते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 करोड़ रुपए। और सिर्फ ऐसा उन्हीं के साथ नहीं हो रहा। आप सोचेंगे कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, पुराने हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानते समझते होंगे, लेकिन बाजार के बारे में सब कुछ जानते समझते, लेकिन उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसा नहीं है। जो यंग टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल, जिनको आप जानते समझते कि उन्हें हम सबसे ज़्यादा समझ होती है इन सब की, हैकिंग की, गैजेट्स की, मोबाइल्स की, लैपटॉप की, पासवर्ड्स की, ओटीपीज़ की, ये भी इन डकैतों से नहीं बच पाए। जिसे सब कुछ समझ हो, उसके बावजूद उनके अकाउंट में भी ऐसी हैकिंग हो जाती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति और हैं जिनके अकाउंट को हैक करके उनके पोर्टफोलियो में 36 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया है और वो कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि वो खुद स्वयं आईटी प्रोफेशनल है। और जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ी, कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होते हुए हमारे सामने नजर आए। आमतौर पर सोसाइटी में फाइनेंशियली होशियार माने जाने वाले, समझदार माने जाने वाले, वेल एजुकेटेड प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो टैक्स डिपॉजिट से लेकर रिटर्न्स को लेकर, टैक्स सेविंग से लेकर सारी गुणा गणित को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शेयर बाजार के इस डकैतों से वो खुद को नहीं बचा पाए। डीमेट के डकैतों से उनके खाते में भी डाका डालकर बड़ी पोर्टफोलियो रकम लूट ली गई है। तो ये कुछ ऐसे आज मामले हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि जब ये मामले इस तरह के सामने आते दिख रहे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे गहरे में जाकर पड़ताल की जाए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अब आप समझ गए, मामला तो बड़ा है, कैसे कैसे लोगों को लूटा गया है, और ये लिस्ट और भी बड़ी है और भी लंबी है। समय की सीमा है, इसलिए कुछ सैंपल्स हम आपके सामने, कुछ लोगों को ऐसे आपके सामने रख रहे हैं जो आपको अपनी आप बीती बताएंगे। लेकिन हो सकता है शायद आप में से भी किसी के साथ ये हुआ हो, क्योंकि हमें जो पता चला है, हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, पुलिस सोर्सेज, वो बता रहे हैं कि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन होता है कि कुछ डर होता है, कुछ सामाजिक संकोच होता है, और कुछ ये भी कि सही प्लेटफॉर्म पर बात नहीं रखने का फ़ायदा क्या है। इसलिए कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जो अपनी आप बीती बताना नहीं चाहते। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इस पूरे मामले को टीवी के पर्दे पर लाने का ये फैसला किया है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के वित्तीय और बाजार से जुड़े जटिल मामले न्यूज़ चैनल की सुर्खियाँ नहीं बन पाते हैं।
दरअसल तेजी से लोकप्रिय हो रहे स्टॉक मार्केट पर के सारे इन्वेस्टर्स डकैतों के निशाने पर हैं। आपका डीमैट अकाउंट जहां बिना किसी खून खराबे और हथियार का इस्तेमाल किए ये लुटेरे आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई कुछ ही मिनटों में साफ कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ एक बटन दबाकर आपके डीमैट अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और पलक झपकते ही आपके पोर्टफोलियो में से सारे शेयर बेचकर उसकी जगह आपके अकाउंट में पेनी स्टॉक या छोटे शेयरों से या फिर इलिक्विड शेयरों से इन्हें भर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह के बड़े मामले हो रहे हैं, इस तरह के सीरियस मामले हो रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको ये बताया जाए, समझाया जाए कि जी बिज़नेस के दर्शक किसी भी तरह से इस तरह की हैकिंग का शिकार ना हो। इसके लिए हमने सबसे पहले ये पड़ताल की कि ये करते कैसे हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और उसके बाद जो खुलासे हमारे सामने आए, आप यकीन मानिए आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हमारी पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि शेयर बाज़ार के ये लुटेरे बेहद आसानी से आपके डीमैट अकाउंट का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और यकीन मानिए कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इनका रास्ता साफ कर देती है। आइए तो मैं सबसे पहले आपको सुनवाता हूं और दिखाता हूं वो तरीका जिसके जरिए ये हैकर्स आपका अकाउंट हैक करते हैं। सबसे पहले आपका हैकर आपके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करेगा। आपका जो भी फ़ोन है अपने ब्रोकर के पास आपने जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर रखा है उस पर फ़ोन आता है। अब आप किसी एरे गेरे का फ़ोन तो लेंगे नहीं, किसी अननोन नंबर से फ़ोन आएगा तो आप उठाएंगे नहीं। इतने समझदार तो आप सब हैं, बिल्कुल हैं। तब एक ऐप है, उस ऐप का नाम है एनी कॉलर। ये वेब बेस्ड ऐप है और एनी कॉलर में होता ये कि अगर आप किसी भी और का नाम इस्तेमाल करके किसी और फ़ोन नंबर से फ़ोन करें, लगेगा ये आपकी स्क्रीन पर उसका नाम आएगा। फ़र्ज़ करें मैं अपनी वाइफ को फ़ोन कर रहा हूँ, राइट, अपने फ़ोन नंबर से, लेकिन अगर मैंने एनी कॉलर के नाम से वो वेब का वो ऐप का इस्तेमाल करके फ़ोन किया और अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं नहीं, मेरे बेटे के फ़ोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो उसके फ़ोन नंबर पर जब फ़ोन आएगा तो उन्हें दिखेगा बेटे का नाम, न कि मेरा नाम, जबकि फ़ोन करने वाला मैं हूँ। ये ऐप बहुत सालों से चल रही है और बहुत लोग उसका मज़े मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन हैकर्स ने और डकैतों ने इसका इस्तेमाल आपके डीमैट अकाउंट को लूटने के लिए किया है। कैसे? अब आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में आपका जो ब्रोकर है उसका नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसका नंबर आपने सेव करके रखा होगा। जो भी XYZ ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, आप हमेशा उसका नंबर आप सेव करके रखते हैं। अब ये हैकर किसी और नंबर से फ़ोन करते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे कि फ़ोन उस ब्रोकर के ऑफिस से आ रहा है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, फ़ोन किसी और नंबर से करेंगे, लेकिन वो आपके मोबाइल डेटा का कंट्रोल करके ऐसे दिखाएंगे जैसे कि आपके ब्रोकर के ऑफिस से आपको फ़ोन आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, ब्रोकर का ऑफिस आपको फ़ोन करेगा, आप उठाएंगे, बात करेंगे। अब देखिए स्मार्टनेस इनकी, करते क्या है, जैसे आप फ़ोन उठाएंगे, आप XYZ बोल रहे हैं, जी हाँ, आपका हमारे यहाँ अकाउंट है, जी हाँ, आपके डीमैट अकाउंट पे ये एड्रेस दिया है, आप ही का है, जी हाँ, ये ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आप ही का है, जी हाँ, आप सब कंफर्म करेंगे। और उसके बाद आपको और कॉन्फिडेंट करने के लिए वो ये बताएंगे कि देखिए आपके डीमैट अकाउंट में ये सारे शेयर हैं। तो आप बोलेंगे अरे वाह, मेरे शेयर तो या तो मुझे ही पता है या मेरे ब्रोकर को ही पता है, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, फ़ोन ब्रोकर के ऑफिस से। ये ऐसे ही ना, जब अगर कोई आपको बैंक अकाउंट के नाम से फ़ोन करे और ये कहे कि आपका ये बैंक अकाउंट है, ये डिटेल्स है, ये सब है, और साथ में ये भी बता दे आपके पिछले 5 ट्रांजेक्शन ईयर ये बैंक बैलेंस है, तो आप मानेंगे ना कि उसी बैंक से फ़ोन आया। एग्जैक्टली यही तरीका ये अपनाते हैं, और जब आपको सारे बताते हैं कि देखिए ये आपके अकाउंट में शेयर हैं, तो आप पूरा विश्वास कर लेते हैं, और बस यहीं से इन हैकर्स का खेल शुरू होता है। फिर वो कहेंगे ये आपका जो भी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स में से कोई आपको चेंज करनी है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। कोई आपका एड्रेस चेंज करना हो, ईमेल आईडी चेंज करना हो, फ़ोन नंबर चेंज करना हो, और जैसे आप कहेंगे हाँ हाँ कर दीजिए, अगर कई बार होता है ना कि आपकी ईमेल एड्रेस चेंज हो गई, आप कहते हैं चलिए ठीक है, सामने से ही फ़ोन किया है, कर देता हूँ। और जैसे आप ये कहेंगे कि आइए मेरा ईमेल एड्रेस चेंज कर दीजिए या मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस चेंज कर दीजिए, और जैसे ही वो चेंज करने की बात आप करते हैं, वो कहेंगे कि आपके पास एक OTP आएगी, बस ये OTP आप मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं आपका अकाउंट अपडेट कर दूं। और वही सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे ही आपने OTP शेयर की और बस उसके बाद आपके अकाउंट का पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल उन हैकर्स के पास में, और वो OTP लेते ही फिर वो आपके अकाउंट में पूरा का पूरा आपको कंट्रोल लेकर जो उसको एक्शन लेना वो लेगा। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं एनी वन कॉलर की ऐप से,
उसके बाद आपको सारी डिटेल्स लेकर आपको ओटीपी भेजते हैं। अब इनमें से आपके कुछ कुछ लोग ऐसे समझदार भी हैं जो जानते हैं कि ओटीपी देनी नहीं है, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो ये कहेंगे नहीं भाई मुझे तो कोई डिटेल्स अपडेट नहीं करनी, मेरी तो जितनी डिटेल्स है वही सही है, मुझे और कोई डिटेल्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलिए चलिए कोई बात नहीं सर, आपको अपडेट नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको आपका केवाईसी अपडेट कर देता हूँ। सारी डिटेल्स यही है क्योंकि रेगुलर तो केवाईसी आपको अपडेट करना ही होता है। तो चलिए मैं आपको एक ओटीपी भेजता हूँ, आपके पुराने डेटा का ही केवाईसी अपडेट कर देते हैं, आपका काम अगले 1 साल के लिए हो जाएगा, 2 साल के लिए हो जाएगा। तब आप सोचेंगे चलो इस फ़ोन पे मैंने 10 मिनट तो लगाए हैं, क्यों फालतू में और टाइम वेस्ट है करें, कभी न कभी तो अपने को केवाईसी अपडेट करना ही होगा, चलो कर लेते हैं। तब वो फिर से आपको एक एटीपी भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे, और जैसे आपने वो ओटीपी उनको दी, आप फिर से इनके शिकार हो जाएंगे। तो इस पड़ताल में हमें जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल साफ साफ है कि हैकर्स पूरी तरह से आपके अकाउंट की ओटीपी लेकर आपका अकाउंट का कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका इससे और ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इस तरीके में आपसे ओटीपी ही नहीं मांगी जाती। अब आप ये सोचेंगे कि बिना ओटीपी के भी अगर हमारा अकाउंट हैक हो सकता है तो फिर करें तो क्या करें। अब पहले ये तरीका समझिए कि किस तरह से ये किया जाता है। कई बार ये होता है कि आपने कई लंबे समय से अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया, राइट। अगर आपने अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया तो होता ये है कि आप कई बार अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, और पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप जाते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर, रीसेट पासवर्ड पर, राइट, क्लिक करते हैं। समझिए आपने जहां डीमैट अकाउंट खोल रखा है या जहां ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है वहां पर आप रीसेट पासवर्ड पर जाएं या फॉरगेट पासवर्ड पर जाएं, और फॉरगेट पासवर्ड पर जब आप जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है उस ब्रोकर को जिसके पास आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट। अब ब्रोकर आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको एक लिंक भेजता है, राइट। और ये जो लिंक आता है वो लिंक आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, आपकी बेसिक डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या कोई ऐसे सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस होंगे कि आपका पहला जॉब कौन सा था, गाड़ी कहाँ थी, आपकी मदर का मेडन नेम क्या, अलग अलग होते हैं। तो वो आप जैसे डिटेल देने की कोशिश करें, आपको वो लिंक भेजा जाता है। मज़े की बात क्या है, ब्रोकर ने तो ये लिंक आपको भेज दिया, लेकिन ये हैकर्स इतने स्मार्ट, इतने चालाक, इतने शातिर हैं कि वो लिंक आप तक नहीं पहुंचता, इन हैकर्स तक पहुंच जाता है। और वो हैकर्स फिर वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन मांगकर पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, और जैसे रीसेट किया कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है। तो ये दूसरा तरीका है जिसके जरिए आपको ओटीपी भी नहीं मांगी जाती है। अब आप सोचेंगे बिना ओटीपी, और आपको कैसे पता चलेगा कि जो ब्रोकर आपको लिंक भेज रहा है वो आप तक पहुंचा नहीं, और ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कि जो लिंक वो अपने क्लाइंट को भेज रहा है वो क्लाइंट को नहीं जाकर वो लिंक जा रहा है हैकर्स के पास में। तो ये तीसरा बड़ा तरीका है जिसके जरिए हैकर्स अपना पूरा का पूरा खेल करते हैं। समझ में आ गया ना, ये हैकर्स कितने बड़े दिमाग वाले शातिर हैं। आप हार मान जाएं, लेकिन ये हार मानने वाले हैं नहीं। हम आपको निराश या हताश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि ऐसे मामलों में जानकारी जो है वही आपका बचाव है। तो अब तक की पड़ताल में हम आपको बता चुके हैं कि डीमैट अकाउंट की हैकिंग कैसे होती है और इसमें आपकी क्या भूमिका होती है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि डीमैट अकाउंट की हैकिंग होने के बाद नुकसान क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है कि डीमैट अकाउंट हैक कैसे हुआ। हैक करने के हमने आपको 3 तरीके बताए, किस तरह से, ज़्यादातर और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा तरीके हमने बताए जिनके जरिए आपके डीमैट अकाउंट को हैक किया जा रहा है। हैक तो हो गया, हैक करके किसी को क्या फ़ायदा। एक तो हैकिंग इसलिए की जाती है कि वो दिखाने के लिए कि हम दादा हैं इस इलाके के, हमने इस वेबसाइट को हैक कर लिया, हमने ये कमाल कर दिया। ये सारी बड़ी बड़े लेवल पर होती है। लेकिन ये हैकर्स वैसी दादागिरी दिखाने के लिए नहीं, ये पैसे कमाने के लिए हैकिंग करते हैं। तो यानी कि हैकिंग करने के बाद आपको दिया जाता है भरपूर नुकसान, यानी कि लॉस एक, या फिर कचरा। आप सोचेंगे कचरा? जी हाँ, आपने सही सुना, कचरा, यानी कि ऐसे शेयर जिनकी कीमत कचरे के बराबर है। अब यहां से हम दूसरे पायदान की तरफ बढ़ते हैं। हैकिंग के बाद किस तरह से आपको नुकसान देने की तैयारी है। यहां से शुरू होती है आपके डीमैट खातों में शेयरों की हेरा फेरी, और हैकर्स इन सारे कारनामों को अंजाम देता है। अब तक जो हमें पता चला उसके मुताबिक हैकर्स आपके खाते पर पूरा कंट्रोल करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आपके खाते पर पूरा कंट्रोल करने के बाद आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेच देता है। जी हाँ, सही सुना आपने। कोई भी शेयर हो आपके पास, XYZ,
वो आपके सारे के सारे शेयर बेच देता है। अब आप सोचेंगे शेयर बेच दिया तो क्या हो गया, बेचे ही है ना। शेयर जब बिके हैं तो पैसा तो मेरे ही अकाउंट में आएगा ना, मेरे मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, मेरे ब्रोकर के पास आएगा, मेरा ब्रोकर मुझे पैसा देगा। हाँ, यहाँ तक कि आपकी सोच सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि आपकी सोच से कहीं आगे चलते हैं हैकर्स और इस तरह के कारनामे करने वाले। ये क्या करते हैं, जैसे आपके अकाउंट में शेयर बेचा, सारे शेयर बेचे, उन शेयर के सामने नेचुरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, क्रेडिट होते ही आपके लिए लिमिट होती है। अब उनके सामने वो ऐसे शेयर खरीद लेते हैं आपके अकाउंट में तुरंत, इधर बेचा इधर खरीदा, और वो शेयर ऐसे होंगे जिसे आप आमतौर पर पेनी स्टॉक्स कहते हैं, इलिक्विड स्टॉक्स कहते हैं, छोटे शेयर कहते हैं, कचरा शेयर कहते हैं। आप जो नाम देना चाहें दे दें, जिन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता, जिनके पास हैं वो खुद बेचना चाहते हैं। सोचिए, तो ऐसे में जितने अमाउंट का आपके अकाउंट से शेयर बिका है अच्छी क्वालिटी का, उन शेयरों को बेचते ही सामने तुरंत, वक्त नहीं गंवाते, तुरंत आपके अकाउंट में दूसरे कचरा इलिक्विड शेयर खरीद लेते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ब्रोकर भी, ठीक है, आपने कोई शेयर बेचा, एक बेचा है दूसरा ले रहे हैं, तो लिमिट है आपके पास, क्रेडिट है आपके पास, क्योंकि आपके शेयर तो डीमैट अकाउंट तो लिंक्ड है ब्रोकर के पास से, आपकी डिलीवरी लग जाएगी, सामने सामने तुरंत दूसरे शेयर आ जाते हैं और ऊंचे दामों पे आपको इलिक्विड शेयर चिपका दिए जाते हैं। और ये सब न सिर्फ आपकी अनुमति के, आपकी इजाज़त के बगैर हो रहा है, बल्कि इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, इस पूरी प्रोसेस में आपका ब्रोकर वो भी कहीं शामिल नहीं है। इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है, न ब्रोकर इस बात की इजाज़त दे रहा है, न आप इस बात की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन हैकर्स ये सारा का सारा कारनामा कर रहे हैं। आपको हो सकता लगे कि मेरा ब्रोकर ये क्या कर रहा है, लेकिन इसमें ब्रोकर का रोल नहीं है, ये रोल पूरा का पूरा हैकर्स का है। एक और आपकी सारी शेयर होल्डिंग निकाल कर बेच डाली, और दूसरी ओर आपके डीमैट अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भर दिया कचरा। कोई भी समझदार ऐसे शेयरों को खरीदेगा नहीं जिन खाते से पेनी स्टॉक्स बेचे जाते हैं। अब आप सोचेंगे पैसा कैसे गया, तो अगर आपके अकाउंट में कचरा शेयर आए हैं, पेनी स्टॉक आए हैं, इलिक्विड शेयर आए हैं, किसी ने तो बेचे होंगे ना, करेक्ट, एक ने बेचे तभी आपने खरीदे। अब ये गेम सारा वहाँ से शुरू होता है जिस अकाउंट से शेयर बेचे जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो शेयर बेच रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट आएगी, राइट, और वो पैसे उनको मिल जाएंगे। सोचिए कहाँ से लेकर कहाँ तक की पूरी कड़ी बनाई है। एक और आपके डीमैट अकाउंट को हैक किया जाए, हैक करने के बाद उन आपके अकाउंट में जो बढ़िया शेयर हैं उन्हें बेचे जाए, शेयर बेचने के बाद आपके अकाउंट में कचरा शेयर भर दिए जाए, और वो कचरा शेयर हैकर्स के पसंद वाले अकाउंट्स में से बेचे जाएं या उन्हीं के किसी न किसी अकाउंट में से बेचे जाए, ताकि वो शेयर आपके पास आ जाए और जो बेचने के पैसे हैं वो बेचने वाले को मिल जाए, और उसमें उनकी जो भी सेटिंग हो, हैकर्स के साथ में जो कुछ भी हो वो होती है। सोचिए इतना बड़ा पूरा चेन बनाकर ये गेम आपके पास, आपके साथ किया जाता है। ऐसे में आप चाहें तो भी क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो भी इनसे बच नहीं सकते, और चाहे तो भी जो पेनी स्टॉक्स आपके अकाउंट में आ गए उन्हें आप बेच नहीं सकते। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका एक और है जिसमें यहाँ पर शेयर बेचे नहीं जाते। अब आप सोचेंगे एक तरीका तो ये कि जितने आपने शेयर बेचे उसके सामने आपके पेनी स्टॉक्स आ गए। दूसरा तरीका और भी इंटरेस्टिंग है, जो भी आपके अकाउंट में से शेयर बिके हैं उन शेयरों को बेचते ही हैकर्स तुरंत आपके अकाउंट में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सारी ट्रेडिंग ऑप्शंस ले रखे हैं, एक तो होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, और ज़्यादातर आजकल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कैश के साथ साथ फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, या कम से कम जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास तीनों ऑप्शंस होते हैं। तो दूसरे केस में होता ये कि ये हैकर्स जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शंस में ट्रेड करके आपको भरपूर भरपूर लॉस देते हैं दिन के दौरान ही। ये कैसे होता है, ये भी बेहद इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी है जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन दो तरीके हैं, एक आपके अकाउंट के अच्छी क्वालिटी के जो भी आपके शेयर उन्हें बेच दिया जाए, कचरा शेयर आपके अकाउंट में डाल दिए जाए। दूसरा, आपके अकाउंट में अच्छी क्वालिटी के शेयर बेच दिए जाए और सामने के सामने लॉस आपके अकाउंट में कर दिया जाए, और वो लॉस भी इस तरीके से किया जाता है कि आपका लॉस किसी और का फायदा। इलिक्विड ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं और तुरंत प्रभाव से आपके अकाउंट में लॉस दिया जाता है और उनको इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाती है और उस पैसे से ऐश करते हैं। आइए, अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं स्टूडियो में जो इस तरह की हैकिंग का शिकार हुए हैं।
हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए उनकी पहचान में हम आपको नहीं बताएंगे। हम सिर्फ उनके पेशे से आपका परिचय कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वो अनुभवी हैं, किस तरह का उनका प्रोफेशन रहा है, और उसके बावजूद वो इस तरह की हैकिंग का शिकार हुए। दो खास मेहमान मेरे साथ में हैं, दीपिका सिंह है और सचिन देड़िया साहब हैं, जो दोनों ही जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। आज हमने उन्हें इसलिए बुलाया है कि वो इस तरह के पूरे मामलों में हमारी मदद कर पाएँ, और साथ में हमारे साथ 3 खास ऐसे मेहमान हैं जिनके साथ में इस तरह की हैकिंग हुई है। सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से, जिनकी उम्र है 66 साल। दूसरे हमारे आईटी प्रोफेशनल है, जिनकी उम्र है 45 साल। और सबसे कम उम्र वाले 37 साल के हमारे साथ एक मेहमान है, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं। दीपिका जी से और सचिन जी से आप मिल ही चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रहे, सीनियर सिटीजन हैं, सरकारी विभागों में काम करने का उनका लंबा और गहरा अनुभव है, और बाज़ार में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। सर, आपकी उम्र 65-66 साल है? 66। कितने साल से बाज़ार में? मैं कम से कम 35 से 40 साल तक ये बाज़ार में हूँ। बेसिकली मैं इन्वेस्टर ही हूँ, इसलिए मैं पहले से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ जी। अभी रिटायर होने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि मेरे पास पैसा फंड भी आए थे, और मैं थोड़ा ट्रेडर भी बन गया था। मिस इन्वेस्टर के साथ थोड़ा बाद में ट्रेडर भी थोड़ा हुआ था, एकदम, लेकिन पूरा नहीं, फुल टाइम नहीं था। जब जब चाहिए तो मैं बेच के नया शेयर लेके, ऐसा मेरा तरीका था। अभी तो रिटायर होने के बाद थोड़ा समय ज़्यादा मिलता, तो आपने सोचा कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी की जाए। मुझे इंटरेस्ट भी था ऐसा जी, इसलिए ज़्यादा ये फोकस किया उसमें। जी। 8 जून को क्या हुआ आपके अकाउंट में? एक्चुअली मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बोलता हूँ। जैसे आपने सेकंड तरीका बोला था, जी वैसा मेरे साथ हुआ है जी। मेरा ब्रोकर का एक व्हाट्सएप। हाँ, पहले तो ये बताइए कि वो प्रोसेस बताइए कि आपके साथ कब कब क्या क्या कैसे हुआ। एग्जैक्टली जी। मैं क्या, मेरा एक ब्रोकर का है ना व्हाट्सएप अकाउंट था। व्हाट्सएप अकाउंट से नॉर्मली कॉल नहीं आते। हाँ। लेकिन उस दिन हुआ क्या, मैं 3:30-4 बजे हो गया था। हाँ। उस व्हाट्सएप अकाउंट से मुझे कॉल आया, और जैसा आपने बताया सेम सही तरीके से, वही तरीके से उन्होंने मुझे सब कंफर्म किया, आपका नाम ये है क्या, आपका बर्थ डेट ये है क्या, वगैरह वगैरह। जी। तो मैं सब हाँ हाँ बोलते गया। तो उन्होंने बोला कि आजकल बहुत फ्रॉड, उन्हें ये भी बताया मुझे कि आजकल बहुत सब सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप जरा KYC कंफर्म करेंगे क्या? जी। तो मैं बोला ठीक है, कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी वो करना जरूरी था। तो मैं उसने पूछा, सब बैंक अकाउंट ने डिटेल नहीं दिया मेरे को, लेकिन ये अकाउंट है कि तुम्हारा ID में अवेलेबल है, दूसरा तुम्हारा बर्थ डेट ये है क्या है, ईमेल ID है, बोला सब है। फिर तुमको कुछ चेंज करना, जैसा आपने पूछा चेंज करना रहता है क्या, बोला नहीं मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, ये कंफर्म है। तो एक बोला कि मैं ठीक है ये है, तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए मैं ये वापस ये क्या बोलते हैं उसको, उनका उनके अपडेट करने के लिए अपडेट करता हूँ। उसके लिए आपको एक OTP आएगा जी। OTP आने के बाद मुझे ज़रा दे दो, और बाद में वो कंफर्म हो जाएगा। ओके। तो मैं इस बोला में आ गया, 5 मिनट के तो OTP आया, मैं OTP आया, मैं दे दिया उनको। ये 2 जून को हुआ था। 2 जून को, ओके। हाँ, ये बात सब मैं भूल गया। एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर दैट, मतलब 8 जून को ये मेरा अकाउंट में पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, धड़ सब शेयर हो गया, सब जीरो हो गया मेरा अकाउंट। आपको कब और कैसे पता चला कि आपके अकाउंट से शेयर बिक गए? इसमें मेरा ब्रोकर को मैं मानता हूँ, उसने मेरे को इमीडिएटली 3:30-4 बजे 8 जून को मेरे को फोन करके पूछा कि बाबा आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या आज? तो बोला मैं बिल्कुल कुछ किया नहीं आज। तो नहीं आपके ट्रांजैक्शन, बहुत ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, ये आपके क्या आपके नाम से हुए? बोला बिल्कुल किया नहीं, आप एक काम करो, इसको ब्लॉक कर दो। बोला अच्छा। तो उन्होंने इमीडिएट स्टेप लिया। उन्होंने पहला अपना BSE या NSE को, उन दोनों को उनको बताया कि ये ट्रांजैक्शन सही नहीं है जी। उसी के साथ उन्होंने ना उसी दिन शाम को पुलिस को कंप्लेंट कर दिया साइबर सेल में। इसके से हुआ क्या कि वो ट्रांजैक्शन अभी भी होल्ड पे है। ओके। अभी और थोड़ा सा मेरा जान के, ये तो शेयर बिका, हाँ शेयर तो बिक गया आपके अकाउंट से पैसा, लेकिन इसके अलावा क्या आपके अकाउंट में कुछ शेयर भी खरीदे गए? तो वो सेकंड पार्ट में बताता हूँ, थोड़ा जो मेरा जान के उस से बताओ जी, कि जो मैं बेचता हूँ उसके इमीडिएटली 100% तो मैं खरीद नहीं कर सकता हूँ। करेक्ट। उसका 30% जो है वो ही ले सकता हूँ। तो उन्होंने वो पेनी अकाउंट, जैसा आपने बोला, पेनी अकाउंट लिया। उस टाइम वो पेनी अकाउंट की कीमत थी 35 रुपीज। ओके, 35 रुपए कोई पेनी स्टॉक खरीदा। हाँ जी। और जब मैं पुलिस स्टेशन एक टाइम मुझे गया था, तो वो अकाउंट की कीमत 15 रुपये हुई थी तब तक, बस। हाँ 15 क्या, और अब मेरे ख्याल से और कम हुई है, क्योंकि मैं उसमें जानकारी नहीं लेता। 9 रुपए। हाँ। तो वो 60% उन्होंने वो ले लिए। बाकी के 40% में क्या हो गया
कि वो पैसा मेरे को एक्चुअली मुझे आना चाहिए था, लेकिन उसमें से भी थोड़ा पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शेयर है ना ट्रांसफ़र नहीं किए, समझे क्या, जो मैंने सेल किए थे जी ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, ये फ्रॉड हो गया है, उनको भी मालूम पड़ा, पुलिस ने जब उन्होंने बताया कि बाबा ये फ्रॉड है, तो उन्होंने स्टॉप किया। तो कुछ शेयर क्या हो गए कि वहीं पे पड़े रहे, वो नई पार्टी को गए, नहीं मुझे आए। ठीक है। तो और हाँ, तो ये हो गया, और बाकी जो पैसे हैं ना वो थोड़े बस मेरे को मिल गए। ठीक है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ से गलती जो हुई सबसे बड़ी ओटीपी देने की हुई, लेकिन ओटीपी देने के बाद आपने 2 जून को ओटीपी दिया और फ्रॉड हुआ 8 जून 8 को। जून को 8 जून को बाजार बंद होने के बाद शाम को आपको पता चला, जब आपके ब्रोकर ने आपको फ़ोन करके बोला कि आपके अकाउंट में से तो आपने सारे के सारे शेयर बेच दिए, लगभग 1.5 करोड़ के शेयर थे, आपने सारे बेच दिए। आपने कहा नहीं, मैंने नहीं बेचे। हाँ। तब अचानक से पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ये गड़बड़ी पता चलते ही आपके ब्रोकर ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया। एक्सचेंज ने उस ट्रेड के सारे पे इन और पे आउट रोक दिए। तो जितने शेयर आपके बिके थे, उनके सामने जितने आपके खरीद दिए गए, उनका पे इन पे आउट रोक दिया गया, और बाद में पुलिस कंप्लेन हुई और ये मामला हुआ। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी गड़बड़ जो हुई या गलती आपके यहाँ से हुई, ओटीपी दे देने की हुई। सही, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। हाँ, नहीं ठीक बात है, हम गलती मानेंगे तो हम गलती सुधारेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको कहीं भी ये चीज़ ओटीपी जो है वो किसी को शेयर नहीं करनी है। तो दीपिका आप क्या कहेंगे इनके केस में? जी 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 एक ही बात मैं बताता जी हूँ जी प्लीज़। कि नॉर्मली हमारा प्रोसीजर क्या है कि 3 दिन के बाद सेटलमेंट होता है जी। हाँ, और दूसरा प्रोसीजर क्या है कि हमारा ब्रोकर से मुझे कंफर्मेशन कॉल आता है शाम को। ये दोनों भी मुझे नहीं मिली। अच्छा, मेरे केस में दोनों भी आए नहीं। ओके। हाँ, लेकिन मैं निश्चिंत था कि अपना मेरा अकाउंट तो सेम ही है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि जो पैसा गया वो मुझे ही मिलेगा, ओके। ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में जब हो गया तो मालूम पड़ा ये सब क्या क्या मामला हाँ, है। तो आप पहले सोचे चलो किसने बेच भी दिया तो पैसा तो आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सामने आपके अकाउंट में कोई कनानी इंडस्ट्री जैसे पेनी स्टॉक्स आपके अकाउंट में ले लिए गए, राइट? तो दीपिका क्या कहेंगे, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जान चली जाए पर ओटीपी ना जाए। सर अभी यहाँ पे तो इन्होंने माना कि इन्होंने ओटीपी अपना दिया, बट देर आर वेज जिसपे ओटीपी अगर पर्सन ना भी दे Correct. तो भी ओटीपी रिट्रीव किया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, उस पे भी मैं आऊँगा, वो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग पहला- चीज़ है। जी पहला अगर हम जाए तो जो तकनीक इधर इस्तेमाल की गई जी। थी वो थी सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, अच्छा, इसे जरा समझें। हाँ जी, ये जब इन्होंने की इंफॉर्मेशन जो थी परपेट्रेटर साइट को, जालसाज को पता थी, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन बता के एक विश्वास दिलाया कि हाँ मुझे आपके बारे में ये पता है। इसकी वजह से जो इतने एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने इतने सालों तक शेयर मार्केट में किया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, इससे इनका एक विश्वास आ गया कि ठीक है ये हमारे ब्रोकर के एंड से ही है। करेक्ट। दूसरा, जो इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, वरना यूजुअली ओटीपी शेयर करने के बाद इमीडिएट एक्शंस होते हैं तो तभी रिलेशन बनाना आसान पड़ जाता है कि ये एक्शन की वजह से ये रिएक्शन आया है। करेक्ट। तीसरा, जो एक वेरिफिकेशन कॉल ना आना, जब भी हम किसी भी एक लिमिट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में, डीमैट अकाउंट में, किधर भी, एक वेरिफिकेशन कॉल या मैसेज आना चाहिए। करेक्ट। चौथा, जो इनके ब्रोकर्स थे उनके पास तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने ये देखा कि ऐसी डिवाइस जो इनकी नहीं है वहां से लॉगिन हुआ है, ब्रोकर को थोड़ा तो शक जताना चाहिए था कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। जी हाँ, जी जी हाँ, हाँ। पांचवा यही कि जब ये सब ऑलरेडी हो चुका था, इमीडिएट एक्शंस के लिए क्या ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस और दूसरे जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, क्या ये तैयार थे ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन से डील करने को? बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए क्वेश्चन मार्क पैदा करती है, और अगर इन चीज़ों पर फोकस किया जाता तो शायद बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। आपको बता दूं, 1.5 करोड़ के 1,46,00,000 रुपए के शेयर बेचे गए इनके अकाउंट से, और सामने क्या मिला इन्हें? 3,85,000 शेयर 29 रुपये के दाम पर कनानी इंडस्ट्रीज़ के, और जिसे बेचे थे इस कंपनी के प्रमोटर ने। जब बेचे तब 29 रुपये का भाव था, आज भाव 8-9 रुपये के आसपास है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल हुआ। आइए बढ़ते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ, दूसरे शिकार की तरफ, और ये है आईटी प्रोफेशनल। और आईटी प्रोफेशनल, इनको सब पता है हैकिंग क्या होती है, ओटीपी क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या, सर ये तो सब आप जानते हैं। Yes. बिल्कुल। अब ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 45 years. कितने सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? Almost close to 20 years. 20 साल? हाँ। आपको भी निवेश, मतलब आप
स्टॉक मार्केट के बारे में सब अच्छे से जानते हैं और आईटी के बारे में भी जानते हैं। करेक्ट। 1 जून डेट भी आपकी सबकी मिलती जुलती है, इनके 2 जून को हुआ, आपके 1 जून को हुआ। क्या हुआ सर, जरा बताएं। एक्चुअली मैंने सुबह तो ऑलमोस्ट 11:30 तक तो अकाउंट मेरा मैंने मॉनिटर कर रहा था। तो सुबह इनिशियली जब मैंने 6:30 को लॉगिन करने की कोशिश की तो तभी मुझे थोड़ा डाउट आया कि मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फॉर द सेफ्टी एक 9 o'clock मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कुछ गड़बड़ है करके। तो 9 o'clock मैंने मेरा पासवर्ड अच्छा, आपको अंदाजा थोड़ा मिल गया क्योंकि लॉगिन नहीं हो रहा था, मैंने सेफर साइड पे चलो पासवर्ड चेंज कर दो करके। तो 9 बजे सुबह मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था मेरा। ओके। उसके बाद में 11:30 बजे तक तो मैं चेक कर रहा था प्रोफाइल पोर्टफोलियो वगैरह, तो वो बराबर था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद में मैं मेरे काम के लिए बाहर चला गया। उसके बाद में मैं वापस आया तो एक अराउंड 1:30 मैंने चेक किया, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था और वो मैसेज था कि आपका मार्जिन जो है वो बाय 1000% इट गॉट एक्सीडेड। और ऐसे मार्जिन के मैसेज, और वो जैसे मैसेज आया तो मुझे लगा कि अरे मैंने तो सुबह से कुछ ट्रेडिंग की नहीं है और मैंने तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ ट्रेडिंग की नहीं है, तो फिर ये कैसे मैसेज आ गया। करेक्ट। तो उसके बाद में फिर भी मुझे लगा कि नहीं ये कुछ गलत मैसेज ट्रिगर हुआ है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो आधे घंटे के बाद अराउंड 1:50 मैंने सोचा कि पोर्टफोलियो चेक करूँ करके। तो मैंने पोर्टफोलियो चेक किया तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जो भी मेरे होल्डिंग्स थे वो पूरे के पूरे साफ किए गए थे। माय गॉड। और सारे शेयर बेच दिए गए? सारे, सिर्फ एक ही शेयर 1 क्वांटिटी वाला वो बच गया था। बाकी पूरे के पूरे आउट ऑफ आई थिंक 21 स्क्रिप्ट 20 डेज होल्ड। अच्छा। हाँ, और उसके सामने मैंने जब पोजीशंस पे क्लिक किया तो आई वाज शॉक्ड कि उसमें ऐसे पोजीशंस आए थे जिसमें 10.8 लाख का लॉस दिख रहा था ऑलरेडी। अच्छा, लगभग 11 लाख रुपए का नुकसान। 11 लाख रुपए का लॉस दिख रहा था सामने। तो फिर आपने क्या किया? तुरंत फिर मैंने ब्रोकर को फोन लगाया। मैं ब्रोकर को फोन करके बोला कि ऐसा ऐसी बात है। तो सामने से एक्चुअली ठीक है, वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके अकाउंट में तो आप ही लॉगिन कर सकते हो, दूसरा कोई लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो ये समझाते समझाते उन्होंने 7-8 मिनट लिए। उसके बाद में फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते 40 मिनट में कॉल पे था, 2 से लेके 2:40 तक। और ये 40 मिनट के बीच में कंक्लूजन ऐसे हो गया कि आपको पुलिस स्टेशन में जाना है और आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है करके। ओके। तो कंप्लेंट लॉन्चिंग का फाइनल कंक्लूजन वहां से सामने से आ गया। हाँ। और इनिशियली उन्होंने मुझे बोला कि आप फर्स्ट थिंग आप वापस आपका पासवर्ड चेंज करो करके। ओके। तो जैसे मैंने 2 बजे उनको कॉल किया, 2:05 को मैंने वापस एक बार पासवर्ड चेंज किया और तभी मैं मेरे लैपटॉप पे लॉग्ड इन था। तो 2:05 के मैं उनसे साथ बात कर रहा हूँ ब्रोकर के साथ, और 2:20 को मैंने देखा मेरा सेशन वापस बंद हो गया। मतलब किसी ने आपको लॉग आउट कर दिया? लॉग आउट कर दिया। तो वापस 2:20 के बाद में वापस मैंने एक बार पासवर्ड रिसेट किया। तो टू बी वेरी फ्रैंक, पासवर्ड रिसेट एक मजाक बन चुका था वो दिन। मतलब आप पासवर्ड रिसेट करें, उधर हैकर आपका पासवर्ड वापस चेंज कर रहा है, आप वापस चेंज करें, आप वो उधर से कर रहा है। ओह माय गॉड। मतलब अब जो हुआ है इनके साथ में, चीज़ समझिए, ये खुद 20 साल से पैसा लगा रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल है, यानी कि मार्केट भी समझते हैं और टेक्नोलॉजी भी। अब इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन, चलिए सर के साथ में तो मान लें कि सीनियर सिटीजन है, थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में कम ज़्यादा हो या उन्हें ध्यान नहीं था, ओटीपी दे दी। लेकिन सोचिए, ये तो आईटी प्रोफेशनल है और अनुभव भी 20 साल का, इसके बावजूद, और अच्छा पासवर्ड लगातार रिसेट कर रहे हैं, इन्हें तो सेंस भी हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। करेक्ट, आपको तो सेंस भी हुआ। अब आप समझिए इनके अकाउंट में हुआ क्या। जो शेयर थे इनके 35-40 लाख रुपए के, सारे के सारे शेयर बेचे, 36 लाख रुपए के शेयर आपके बेचे। अब सोचिए 36 लाख शेयर के बेचने के बाद, जैसे सर के अकाउंट में तो कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया गया, इनके अकाउंट में दूसरे तरीके के काम हुए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड हुआ। कैसे? इनके अकाउंट में आइडिया का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लिया गया। फॉर एग्जांपल 6 रुपये का पुट उन्होंने 5 पैसे में खरीद लिया और 5 पैसे में बेच दिया और खरीदा 1.5 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल। यानी कि 1.5 रुपये में आप कोई पुट ऑप्शन खरीद के तुरंत ही 15 मिनट बाद 5 पैसे में बेच रहे हैं, आउट ऑफ द मनी का। आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में हार्डली लिक्विडिटी होती, कोई ट्रेड करता नहीं, और आप इन्हें ट्रेड पूरा घुमा दिया तुरंत प्रभाव से। आपके मतलब सोचिए 1.5 रुपये में आप पुट खरीदे, 5 पैसे में बेचें, आपके अकाउंट में कितना लॉस आ जाएगा। सेम इन्होंने कोल इंडिया में यही किया, 1.5 रुपये में कॉल बेची और 5 रुपये में उसी कॉल को वापस खरीद लिया, तो आपके नुकसान ही नुकसान आ गया। GMR का कॉल 1.5 रुपये में बेचा है, 15 पैसे में इनके अकाउंट में खरीदा है पहले। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से 15 पैसे में बेचा है और 1.5 रुपये में खरीदा है, यानी कि कुल मिलाकर
आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ट्रेड करके इनके अकाउंट में लॉस दे देगा, आपके अकाउंट में पूरा का पूरा नुकसान आ गया। यही कहानी है आपकी। बराबर बराबर। और ये तुरंत मतलब मिनटों में बात करते करते हो गया। हाँ, तो ये 2 बजे तक तो मेरे ख्याल से कुछ 11 लाख तक लॉस दिखा रहा था क्लोज टू। बट जब मैं बात कर रहा था ब्रोकर से 2 से 2:40, वहाँ पे भी एक ट्रेड हो चुका है। वो टाइम पे भी उसने एक ट्रेड कर चुका है। और जब मुझे बोला गया कि नहीं अभी आपको तो पुलिस स्टेशन जाना है कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन वहाँ से ऐसे बोला गया कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन से आपको ईमेल भेजना है ब्रोकर को और फिर ब्रोकर एक्ट करेगा। आप, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था, मेरे सामने बिट चौकी था जहाँ पे मैंने जितना देखा है, मैंने तो उधर ना कंप्यूटर देखा है ना लैपटॉप देखा है। तो मैं सोचने लगा कि ये बिट चौकी में जाके कैसे ईमेल एग्जैक्टली बताएगा। तो ब्रोकर से जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी क्लियर नहीं थी। नियरेस्ट पुलिस चौकी, नो, दैट वाज नॉट अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और दूसरा ये कि ब्रोकर चाहता आपके इतने बोलने के बाद तुरंत अकाउंट ब्लॉक कर देता। नहीं हुआ। वो 2 से 2:40 भी एक ट्रांजैक्शन हुआ और उसके बाद में 2:40 से 3:05 तक भी दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ। माय गॉड। ओहो। तो मतलब अगर ब्रोकर थोड़ी सावधानी रखकर अगर ये इस केस में तो मतलब आप क्लियर कट ये है कि इन्हें पूरा अंदाजा है, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। सचिन, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, तो फिर कैसे हैक हो गया? सामने सामने देख रहे हैं अकाउंट, इनका पासवर्ड बार बार रीसेट हो रहा है, मतलब ये कैसे? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि हैकर्स जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ आए ये डीमैट अकाउंट फ्रॉड करने के लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले जो विक्टिम है उनके अकाउंट में कितनी फंड है या कितने पोजीशंस है। जैसे हम रिटायर्ड सर का देख लेंगे तो 1.5 करोड़ था, तो उन्होंने पता किया कि 1.5 करोड़ की बैलेंस है तो हमें इतना मार्जिन या इतना यूटिलाइज करने मिलेगा। इनके केस में 36 लाख के शेयर्स ऑलरेडी बिक गए। अब मैं तो इनको थोड़ा नसीब वाला मानता हूँ क्योंकि इनकी अलर्टनेस थी, ये भी पासवर्ड रीसेट कर रहे थे, वरना 10 लाख के बदले कम से कम 20-25 लाख रुपए का लॉस करने की पूरी तैयारी करके आए थे हैकर्स। ये तो ये पासवर्ड बीच में रीसेट कर रहे थे क्योंकि आपने नोटिस किया 2:05 में इन्होंने पासवर्ड रीसेट किया, उसके बावजूद भी इनके फिर से पासवर्ड रीसेट हो रहे थे। मतलब हैकर्स की इतनी तैयारी थी कि पासवर्ड रीसेट करने के 2 तरीके होंगे, या OTP जो SMS पे आएगा फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर। तो दोनों में से एक तो कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा था, तो ये पासवर्ड रीसेट कर रहे थे फ़ोन के ऊपर और हैकर रीसेट कर रहा होगा ईमेल के ऊपर। हैकर की इतनी आप बोल सकते हो कि उन्हें पता था कि विक्टिम पासवर्ड रीसेट कर रहा है, उसके बावजूद भी वो फिर से पासवर्ड रीसेट करके अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। मतलब उनकी प्लानिंग थी कि ये स्ट्रिप में ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है, इनके पास 30 लाख रुपए की बैलेंस रहेगी और हमें 30 लाख तक की फंड यूटिलाइज करनी है करके। ये तभी पॉसिबल हुआ होगा जब इन्होंने पहले इनका डीमैट अकाउंट कहीं से भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इतने शेयर्स है, हमें इनका पीछे का मेल अकाउंट ये है, या तो डीमैट अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सचिन वही है कि जब ये तो कुछ समझदार है, हाँ। IT प्रोफेशनल है, इन्होंने कहीं कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे कि थोड़ा भी डाउट हो कि ऐसा हो सकता है। तो आप दोनों को लगता है कि कोई क्या चीज़ से हो सकता है, मतलब क्या हो जिससे हैक हो? सर देखो, अगर इन्होंने किसी लिंक के ऊपर टिक नहीं किया, ना इन्होंने कोई OTP दी है, ठीक है, तो ये है क्या ब्रोकर के यहाँ से लीक हुआ हो सकता है सर कि ब्रोकर के वहाँ से जैसे एप्लीकेशंस बने, तो एप्लीकेशन कितने सिक्योर है कि एप्लीकेशन के जब हम लोग पासवर्ड रीसेट लिंक मारते हैं, जैसे हम लोग ने यूजर नेम डाल दिया, फॉरगेट पासवर्ड पे टिक किया, रीसेट लिंक कहीं जाती है, तो वो रीसेट लिंक जहाँ पे जाती है तो हैकर उसको मैन इन द मिडल अटैक करके जो रीसेट लिंक जा रही है उसको मैनिपुलेट करके इनके पास ना पहुंच के हैकर के खुद के पास जा सकते हैं। मतलब वो एक तरीका हो सकता ब्रोकर है से जो ईमेल आ रही है वो हैकर्स के पास जा रही है, हाँ, न कि आपके पास। हाँ, मतलब उनका एप्लीकेशन इतना वीक होना चाहिए, ब्रोकर को वो वनरेबिलिटी, वो वीकनेस पता हो गई होगी वैसे। लेकिन अगर वो वनरेबिलिटी वीकनेस भी पता चलती है कि भाई एप्लीकेशन तो बाहर से दिखता है, हमने एप्लीकेशन को स्कैन मारा, मैं कोई भी यूजर नेम डाल दूंगा, फॉरगेट पासवर्ड पे टिक किया, लिंक कहीं और जाने के बदले मैं मेरे पास लिंक मंगा लूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ब्रोकर के पास कितने डीमैट अकाउंट है जिसकी फंडिंग इतनी है जहाँ से। तो वो भी एक दूसरा तरीका, बैकएंड से कहीं तो भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये तो टेक्निकल तरीका हो सकता है कि मैं पासवर्ड रीसेट की लिंक मेरे पास मंगा लूँ, वो एक टेक्निकल तरीका है, एक हैकर्स तरीका है, एक वनरेबिलिटी, एक वीकनेस है जो मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, कोई भी हैकर। बट डीमैट अकाउंट में इतना इन्फॉर्मेशन, मतलब या तो पूरा डेटाबेस लीक हो गया है उनका, जिनसे हमें पता चलता है कि भाई इनके पास 1000 अकाउंट्स है, उसमें ये डीमैट अकाउंट्स है और उसकी इतनी फंडिंग है, और वहाँ से वो। और आई थिंक जो हमारे तीसरे व्यक्ति हैं हमारे साथ जो पीड़ित हैं इस मामले में, वो खुद एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, और आई थिंक आपके भी ऑनलाइन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप दोनों के अकाउंट एक ही जगह है, राइट? तो आपके साथ क्या हुआ जरा बताइए। और आप कब कितनी उम्र आपकी, कब से आप मार्केट में हैं? सर मेरी उम्र 36 ईयर्स है। पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करूंगा जी बिज़नेस का और अनिल जी, आपने हमें इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने उठाई यहाँ पे।
सर देखिए, हम लोग अपनी सैलरी का बहुत छोटा छोटा पार्ट सेव करके ये शेयर्स खरीदते हैं। हम लोग डे टू डे ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जी, पिछले 4-5 साल 6 साल से हमने ये शेयर्स को जो इकट्ठे किए हैं, जी, वो हैकर ने 2 मिनट में हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और उसने पूरी इक्विटीज़ बेच दी। माय गॉड। और ये सारे स्क्रिप्ट्स वो बेचे हैं जो कि ऐसे रेट्स पे हमने बाय किए थे, विच इज़ वेरी, मतलब मुझे नहीं लगता उसका लॉस इजीली है बताना आज की तारीख में। Correct. बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो जब 70% प्रॉफिट पे था तब भी हमने वो शेयर्स नहीं बेचे, और आज के शेयर में बेचने का कोई मतलब नहीं था। जी। अब मैं बताता हूँ इस हैकर ने क्या किया कि 11:07 पे मेरे ब्रोकर से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होता है कि आपके शेयर्स सेल हो रहे हैं। अच्छा। मेरा नोटिफिकेशन जो कि मैंने किए नहीं, मैंने तुरंत लॉगिन करने की कोशिश करी, मैं लॉगिन वापस नहीं कर पाया, तो मैंने पासवर्ड रीसेट किया, बिकॉज आई थॉट मे बी मेरा पासवर्ड एक्सपायर, कुछ भी हुआ कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 11:14 पे लॉगिन किया, लॉगिन रीसेट करके देखा तो मेरे शेयर सब बिक चुके हैं। तो मैंने इमीडिएटली 2 मिनट में उनको कॉल किया, अपनी ब्रोकर को, कि भाई ये उसमें मेरे को उनको कॉल करके 27 मिनट लगे। हाँ? मैंने 27 मिनट मेरे को 27 लगे मिनट? समझाने में उनको, ब्रोकर को कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इवन कॉल के दौरान मैं उनको बोल रहा हूँ ये ट्रेड मेरे हो रहे हैं, इसको आप इसमें ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि ब्रोकर को यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए था। एब्सोल्युटली। तो आपके दोनों के केस में एक क्लियर कट केस है कि ब्रोकर को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए। मेरे केस में 40 मिनट, 40 मिनट 2 से 2:40। और कौन है आपके ब्रोकर? सर मैं ब्रोकर का नाम, हाँ ओके, वो आपकी मर्जी पर है, लेकिन लीडिंग आपके ऑनलाइन वन ब्रोकर, ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर इन इंडिया नाउ, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर। आप सोच लीजिए, जिस ब्रोकर को आप लीडिंग ऑनलाइन सबसे बड़ा ब्रोकर मानते हैं, उसके ये तो ऐसा हो गया कि आप फायर ब्रिगेड पे फ़ोन करें कि आग लगी है, और फायर ब्रिगेड ये पूछे कि कहाँ लगी है, किसने लगाई है, कितनी बड़ी लगी है, कब से चल रही है, मतलब उस प्रोसेस में ही आपका पूरा टाइम पास कर ले, और बजाय फायर ब्रिगेड भेजने के। राइट। हमें ऐसा भी दिखाया गया कि आग आपने ही लगाई है। अच्छा। उसके आगे अच्छा, आप हमने ये केस को एनएससी में भी प्रेजेंट किया कि हम लोगों के साथ ये हमने कंप्लेन लॉन्च करी, उस पर भी उनके रिप्रेजेंटेटिव का बोलना था हम 2 लाख अकाउंट पर डे ओपन करते हैं, ये आपके साथ ही क्यों हुआ? हमने कहा ये आपको तो देखना है कि हमारे यहाँ से वो क्या चाहते हैं, सबके साथ हो? वो आपके साथ ही हुआ है। गजब है। और ये क्या दूसरा, जवाब है? मैं उनसे वो बोल रहे कि आपने ऑप्शन, उन्होंने 1-2 टेक्निकल ऑप्शन है जो कि मैं उन कॉल के दौरान उन्होंने बोला कि आपको ये यूज करने चाहिए थे। तो मैंने बोला जब मैं आपके कस्टमर केयर के साथ हूँ, वो उसको सजेशन देना था मेरे को कि आप ये ऑप्शन यूज कीजिए। करेक्ट। बिकॉज वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दैट। एब्सोल्युटली। आप ब्रोकर थोड़ी है, आप तो कस्टमर हैं। अगर आप में इतनी समझ होती तो आप ही इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर बैठ जाते। वही तो उस दौरान उसने मेरे अकाउंट से सारे शेयर्स बेचे, मेरे जो जितने भी प्रीमियम शेयर्स थे, और उसने जो ऑप्शन बाय किया वो ऐसे रेट पे बाय किया विच इज ITC 192.5 जुलाई एक्सपायरी, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर ट्रेड। 300 रुपए पे चल रहा है, 192 का आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाकर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपको लॉस देना है। 100%। सामने वाले खरीदने वाला आप हैं, बेचने वाला कोई और है, नेचुरली आपके अकाउंट में लॉस। उसने पूरा 106 लॉट उसने मेरे अकाउंट से बाय किए, 106 लॉट ITC के। ITC के। माय गॉड। तो और उसने 3200 शेयरों की लॉट साइज है उसकी। माय गॉड। ओके, तो ये पूरा का पूरा लॉस आपके अकाउंट में उन्होंने, पूरा अकाउंट मेरे अकाउंट में लॉस दिया उन्होंने। पर इसमें मैं एक और ऐड ऑन करूंगा, इसमें मेरे केस में जब उन्होंने ये सजेस्ट किया आप FIR कीजिए, ये कीजिए, मेरे केस में एक ही मैं हेल्प करूंगा कि पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया। और उसने इमीडिएटली एक्सचेंज को या बाकी जिसको भी जहां पे कुछ होल्ड करने की थी, पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब आगे का प्रोसीजर आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे फाइट करना है, which is very नहीं difficult बिल्कुल। for us. दीपिका जी कुछ कहना चाहती हाँ है? जी, मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती थी, जब हम आपसे पूछ कर रहे थे कितनी टाइम रीसेट हुए थे पासवर्ड्स? सो मेरे केस में मैंने देखा तो टोटल 6 to 7 टाइम्स इन दैट होल डे जी। पासवर्ड रिसेट हुआ है। एंड आपके केस में? मेरे केस में भी 3 से 4 बार उन्होंने चेंज किया है, जिसमें से मेरे को ऑटो में मेल भी नहीं आया। इवन उन्होंने फिर उनका ज़ीरोडा का बोलना है कोई बात नहीं, अब तो निकल गया आपके मुंह से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई डरने की बात भी नहीं है तो है, उसमें क्या है। ये आपकी सीधी कहानी है। कहानी और सच है ना। आपने थोड़ी गलत किया, गलत आपके साथ हुआ, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, आप जी बिजनेस के जी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आपको न्याय मिले, आपका केस सोल्व हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, और हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर अपनी बात रखिए। इसमें यही है कि हम लोगों का ये भी बोलना है साथ में कि भाई जब ये पासवर्ड रीसेट हुआ,
अगर किसी ने ईमेल के थ्रू भी किया तो क्या उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पे आना नहीं बनता है? बनता है। अगर आज हम छोटा सा छोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक ट्रांजैक्शन इन द सेंस हम पासवर्ड रीसेट भी करते हैं, उसका मोबाइल में आता है। करेक्ट। इसका कोई पासवर्ड नहीं आया हम लोगों के मोबाइल पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा जी। तो अब ये यही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी इनके अकाउंट से शेयर निकल रहे हैं और लॉस के ट्रेड हुए जा रहे हैं ऑप्शन पे आउट ऑफ द मनी। 300 रुपये का आईटीसी का भाव चलता है, 290 का, 190 192 का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करके तुरंत मिनटों में। तो कैसे पता चले फिर कि इससे बचे कैसे? जी, तो अभी ये जो हमारे जितने भी ऑनलाइन ब्रोकर्स आते जा रहे हैं, इन लोग यूजेबिलिटी की आड़ में इतने फीचर्स डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक एआई वाले फीचर्स, बट हमें इनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्या सिक्योरिटी के लिए वो उतने ही प्रयास डाल रहे हैं? एब्सोल्युटली। अभी जैसे यहाँ पे देखा 7 बार 3 बार ठीक है मान भी सकते हैं, बट 7 बार पासवर्ड रीसेट करना कोई आम बात नहीं होती है। दूसरा, अगर जो ओनर है ऑफ द अकाउंट आपके साथ कस्टमर कॉल पे है, तो क्या कस्टमर हेल्पलाइन का ये जिम्मा नहीं बनता कि तभी ही अकाउंट को फ्रीज करें? पहले तो फ्रीज करो फिर बाद में बात करो, Yes. राइट? ये तो मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है? अब आपके जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ आप फोन करते हैं, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में आपने बिठाई ऐसे लोग रखे हैं जिन्हें कुछ समझ ही नहीं है। करेक्ट। तो उनसे ज़्यादा तो हमारे भाई साहब जानते हैं जो 20 साल से पैसा लगा रहे हैं और आईटी इंजीनियर है जी। और वो मुझे बोलने में, यही लाइन बोलने में बहुत बिजी थे। The only person who can trade in your account is you. अरे बाबा, हम खुद करते हैं तो फिर आपको फोन ही क्यों करते हैं? telling me for 5 minutes that it's you. मतलब ये तो बेसिक प्रॉब्लम ही है। एनीवे, अब आइए, हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी, और आशीष आपको ये बताने जा रहे हैं, इस पूरे मामले को वो बहुत बारीकी से गहराई से ट्रैक कर रहे हैं। आशीष बताइए, इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है, क्या स्टेटस है और आगे क्या होने की तैयारी है? सर, एक एक जो केस है सबको हमने पर्सनली ट्रैक किया और सब पर जो है हम नज़र रख रहे हैं। जांच एजेंसियों के साथ, एक्सचेंजेस पर भी इस पर सीधे तौर पर बात हो रही है। सभी केसेस का अपडेट आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, केस को ऐसे रेफर कर रहा हूं, वहां पर अगर आप देखें तो ब्रोकर की तरफ से जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए थे वो काफ़ी हद तक काम आए। और जो पुलिस है, इन्होंने जो एनएससी को लेटर लिखा, इसके बाद जो पे आउट है वो ब्लॉक हो गया। अच्छा, इस केस में मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक, कचरा स्टॉक जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो इनके अकाउंट में खरीदा गया है, वो दरअसल बेचा है प्रमोटर ने। कनानी इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ये स्टॉक बेचा है। इसका सेटलमेंट अभी तक रुका हुआ है। और इनफैक्ट कनानी इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर हैं, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, हर्षल प्रेम जी कनानी, इनके तरफ से जो है पे आउट रुका हुआ है और वो एक्सचेंज को गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बिजनेस पर्पसेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, आप तुरंत इनका जो पे आउट है वो रिलीज़ कर दीजिए। फिलहाल एक बढ़िया अपडेट ये भी है कि इनके मामले में 2 से 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो मुझे पुलिस सूत्रों के द्वारा पता चली है कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो केस पूरी तरीके से ऑन ट्रैक है और हो सकता है कि जल्दी इसका निष्कर्ष भी आपको नज़र आता हो नज़र आए। सर, जो दूसरा केस है वो भी आपके सामने रखता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखा है कि पुलिस की तरफ से जो जांच एजेंसियां है, यहाँ पर एक केस को अभी काफ़ी शुरुआती दौर में है, समझ रहे हैं। अभी तक हैकिंग पूरी तरीके से, क्योंकि जो साइबर टीम है इनका प्राथमिक काम ये होता है कि इन्हें हैकिंग का जो अटेम्प्ट है ये सिद्ध करना पड़ता है, इसके बिना कहानी अधूरी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी तरफ से भी जो पे आउट है वो रोक दिए गए हैं। एक्सचेंजेस को पूरी तरीके से जानकारी है और एक्सचेंजेस भी जल्द जो काउंटर पार्टी है, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेड हुए हैं और ये दोनों ही खातों में सिमिलर अपडेट है कि दोनों खातों में जो ऑप्शंस के ट्रेड हुए हैं, इनकी काउंटर पार्टी कौन है, इसकी जो डिटेल्स है वो एनएससी यानी जो एक्सचेंज है वो साइबर सेल को देगा, पुलिस को देगा। इसके बाद इनके केवाईसी बाहर निकले जाएंगे और फिर हो सकता है कि आगे जाकर इन दोनों मामलों में आपको गिरफ्तारियां भी नजर आएँ। और आशीष, जो कुछ पुलिस सोर्सेज से पता चला है, क्या इस तरह के 30-40 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं उनके पास? 30-40 का जो जिक्र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में सर। और एक और खास बात मैं बताऊंगा, क्योंकि इस जो पूरा कांड है इसको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। अभी जो हमारे पास केसेस हैं इनमें क्या हुआ कि आपने होल्डिंग्स बेच दी और इसके बदले आपने आउट ऑफ द ऑप्शन जो मनी ऑप्शन है उन्हें ट्रेड किया है या फिर कचरा स्टॉक खरीद लिए गए हैं। 1-2 केसेस ऐसे भी मेरे रडार पर आए हैं सर, जहां पर सीधे के सीधे स्टॉक बेच दिए और अकाउंट का जो नेट बैंकिंग अकाउंट है वो बदल कर, फोन नंबर बदलकर पूरा का पूरा पैसा साफ कर लिया गया। अच्छा, बैंक अकाउंट से भी? बैंक अकाउंट भी हो रहा है। माय गॉड, गजब। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बताएं, जो यहाँ 2 अकाउंट हैं जिनमें 2 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में एक शेयर आया है। आपकी होल्डिंग बेचने के बाद जो शेयर उनके अकाउंट में आया वो है कनानी इंडस्ट्रीज़, राइट सर? आपके अकाउंट में भी कनानी इंडस्ट्रीज़ आया, आप में से भी किसी के आया है? अच्छा, आपके ऑप्शंस क्या है? कुछ केसेस हमारे पास ऐसा है जिनके अकाउंट में कनानी इंडस्ट्रीज़ आया। अब जरा इस कंपनी की कहानी भी सुन लीजिए।
ये इसलिए सुनाना जरूरी ताकि एक नेक्सस क्या है, क्या ये पता लगाना पुलिस का और एक्सचेंजेस का और सेबी का काम है कि क्यों एक ही कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं अब उनके अकाउंट के शेयर बेचने के बाद। तो आशीष जरा बताइए इस कंपनी के बारे में डिटेल्स, और क्या वाकई में इस कंपनी के ही शेयर लगातार बेचे जा रहे हैं? बिल्कुल सर, इसी कंपनी के, और इनफैक्ट दो जो पीड़ित ऐसे हैं जो मेरे साथ में कांटेक्ट में हैं, एक अपनी सुरक्षा की चिंता के चलते हमारे साथ शो पर नहीं आए, लेकिन जानकारी उन्होंने पूरी दे दी। दरअसल जो प्रमोटर ने शेयरों की बिकवाली की, अब इस शेयर का ट्रेंड भी अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पेनी स्टॉक है, 8-10 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, जो एक तरफा तेजी के बाद बढ़कर 42 हो गया। आपको तारीख बताता हूं, 20 मई को 42 का इस स्टॉक ने पीक बनाया और लगातार अगर आप देखें तो प्रमोटर जो है, जिनका नाम मैंने लिया कि हर्षिल कनानी साहब जो हैं, ये लगातार बेचते जा रहे हैं। 2 मई को 32 रुपए का भाव था, यहाँ से देखें फिर 42 की जो है पीक टच की, लेकिन शेयरों की बिकवाली का क्रम अगर आप देखें तो लगातार प्रमोटर की तरफ से जो सप्लाई है वो होती नजर आ रही है। 30 जून को करीब 8,70,000 शेयर जो है वो बेचे गए। 8 जून को, जिसमें जो दो पीड़ित हैं हमारे सामने, इनमें से एक हैं, इनके जो अकाउंट से खरीदे गए उन्हीं की तारीख में बताऊं 26 लाख शेयरों का जो सौदा हुआ था, यहाँ पर ये सौदा पूरी तरीके से रुका हुआ है, क्योंकि खरीदने वाले कह रहे हैं कि हमने ये शेयर बिल्कुल भी नहीं खरीदा है, हैकर ने खरीदा है। और प्रमोटर की तरफ से ये 26 लाख शेयरों की जो बिकवाली हुई है, ये बिकवाली अगर आप देखें तो 6 जून को भी हुई, 20 मई, 18 मई, 9 मई, लगातार प्रमोटर जो है बिकवाली करते जा रहे हैं। इनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें तो करीब 63%, 64% थी, जो 10% से घटा दिए 53% के आसपास आ गई है। लगातार ये बिकवाली कर रहे हैं। और जो 8 जून को इनका जो सौदा हुआ है, इसमें सभी जो दोनों जो पीड़ित हैं उनसे मेरी बात भी हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉक उन्होंने नहीं खरीदा, हैकर ने खरीदा, और इसका सेटलमेंट भी देखें तो फिलहाल रुका हुआ है। सोचिए, एक तिमाही में प्रोमोटर्स की स्टेक 10% कम हो जाती है, और ये 30 जून, 8 जून, 6 जून, 20 जून, 18 जून और 9 जून, इन अलग अलग डेट में जो भी ट्रेड हुए हैं, इन ट्रेड्स की भी जांच होनी चाहिए। सारे आप सोचिए कौन सा ऐसा प्रोमोटर है जो अपनी कंपनी का शेयर रोज बेचने को तैयार है, और ऐसे लोग और खरीदने वाले वो लोग हैं जो जानते भी। सर कभी पहले नाम सुना था कनानी इंडस्ट्रीज का? बिल्कुल नहीं। तो आपके पास जब शेयर आ गया तो आपने सोचा ये गिफ्ट आया, इसका क्या करूं, पता लगाने की कोशिश की? मुझे क्या हो गया, ये मेरे सेल हो गया और मुझे कुछ आए भी, ऐसा ही मुझे लगा। लेकिन बाद में जब नाम सुना तो मेरे को पता चला ये क्या, कुछ फायदा नहीं। माय गॉड। तो ये है अब अगर हो सकता है इन सारे ट्रांजेक्शन की जांच करें तो हो सकता है इसमें जिन जिन बायर्स के पास ये शेयर गए हैं, जो प्रमोटर्स ने बेचे हैं, तो हो सकता है हम अंदाज से बता रहे हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ केस में है, हो सकता है ये सारे के सारे बायर्स इसी तरह की ठगी के शिकार हो। तो सीधा सीधा पुलिस के लिए, एक्सचेंजेस के लिए और सेबी के लिए ये मामला बनता है कि जो ये सारे शेयर बिके हैं, कम से कम इस कंपनी का तो समझ में आ रहा है, जो शेयर बिके उन शेयरों के खरीदारों के अकाउंट के साथ जांच की जाए और देखा जाए कि क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों के अकाउंट में आउट ऑफ द मनी के ऐसे ऑप्शंस ट्रेड करके सेम डे लॉस दिया जा रहा है, यानी कि आप आइडिया का ट्रेड कर लें, 1.5 रुपये में बेचे, 5 पैसे में खरीदे, साफ नजर आता है कि एक अकाउंट में लॉस और दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट करने की तैयारी है। इस तरह के ट्रेड्स की जांच तुरंत प्रभाव से एनएससी को और सेबी को करने की जरूरत है, ताकि जिन अकाउंट में आउट ऑफ द मनी के प्रॉफिट या लॉस अनएक्सपेक्टेड अचानक से हो रहे हैं, आप तो सर रोज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वगैरह ट्रेड भी नहीं करते, आप तो इन्वेस्टर हैं, अचानक से आपके अकाउंट में एक दिन सारे ट्रेड हो जाते हैं और लॉस आ जाता है, ये एबनॉर्मल है, राइट। और आजकल तो इतने सॉफ्टवेयर हैं, इतना सब कुछ है, टेक्नोलॉजी की पता लगाया जा सकता है, तो ये करने की ज़रूरत है। अब इस पूरे मामले में हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि जो कुछ इन 3 लोगों के साथ हुआ है या जो कुछ 40-50 लोगों के साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो, और इसीलिए हम कुछ मांगे इस वक्त रखने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए। 2 चीज़ है, एक तो ये कि फ्रॉड होने के पहले फ्रॉड ना हो, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी मांग है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई भी क्लाइंट नए लोकेशन से या नए डिवाइस से लॉगिन करे, जैसा कि गूगल में होता है, राइट, तो आपको तुरंत अलर्ट आता है। तो अगर कोई नए डिवाइस से लॉगिन कर रहा है तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, हम टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 हैं, ये हैं वो हैं, कम से कम आप इतना तो करिए कि अगर कोई नए लोकेशन से नए डिवाइस से लॉगिन हो रहा है तो उनको अलर्ट भेजें। जब गूगल कर सकता तो कोई और क्यों नहीं, करेक्ट सर? पहली चीज़। दूसरी बात, डीमेट अकाउंट खोलते वक्त ही, चलिए हमारे यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समझते हैं, लेकिन सारे लोग समझते नहीं। आप 50 पेज का रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, हर एक पेज पे 4-4 साइन, हाथ दुखने लग जाए, लेकिन
क्या कभी ये सोचा है कि जो नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं या नए ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं उनको एक साइबर सिक्योरिटी की कोई हल्की फुल्की ट्रेनिंग दी जाए कि आपके अकाउंट को आपको कैसे मेंटेन करना है? ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बिना कुछ मिले जुले आजकल अकाउंट खोलने की जो मतलब होड़ मची है ना ब्रोकर्स के बीच में कि बस खोलो अकाउंट, जैसे भी खुले खोलो, किसका खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, कैसे खुल रहा है, उसकी कितनी समझ है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रोकर्स की को ये ज़रूरी है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ब्रोकर्स और एक्सचेंज की ये उनका ये दायित्व है कि निवेशकों की जागरूकता के लिए अभियान चलाए, लेकिन न सिर्फ अभियान चलाएं बल्कि ये अभियान असरदार होना चाहिए। अब आजकल होता है क्या है, सारे म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, उनको अभियान चलाना है कहीं और ऐसी जगह जिसका कोई असर नहीं, जाकर वो क्रिकेट के बीच में ऐड दिखाएंगे जिससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जहां जिन इन्वेस्टर्स को बताने की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनके बीच में जाइए, उन्हें समझाइए कि वो कैसे जागरूक हों। क्रिकेट के बीच में ऐड चलाने से किसी का भला नहीं होगा, ना आपका होगा न इन्वेस्टर्स का होगा। जहां एक्शन होना चाहिए, जिस जगह जाकर आपको ग्राउंड लेवल पर समझाना चाहिए वो समझाएं, तभी जाकर इसकी बात होगी। और इसके अलावा ये सारा जो कुछ है ये नाम के लिए नहीं, काम के लिए ना होना चाहिए। असरदार तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर आप ये करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फ्रॉड ना हो। अब आइए, फ्रॉड होने के पहले की तो ये बात हुई, फ्रॉड होने के बाद क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जब हो गया तो आप तुरंत क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस दोनों को इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए हॉटलाइन बनानी चाहिए। ये नंबर वो होने चाहिए जो सीधे कोई भी क्लाइंट डायरेक्टली एक्सचेंज को भी कर पाए और ब्रोकर को भी कर पाए। ये नॉर्मल कॉल सेंटर से अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कॉल सेंटर में एक से दूसरी जगह आप घूमते फिरें। आप क्रेडिट कार्ड के केस में, डेबिट कार्ड के केस में देखिए, जैसे आप कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, आपकी तुरंत कनेक्टिविटी होती है, राइट? उसका एक अलग नंबर है या कनेक्टिविटी फास्ट है, नहीं कि आपको 10 मिनट तक म्यूजिक सुनवा रहे हैं। इसी तरह की आपकी एक हॉटलाइन ब्रोकर और एक्सचेंज के साथ होनी चाहिए। न सिर्फ ब्रोकर बल्कि एक्सचेंज के साथ भी डायरेक्ट क्लाइंट एक्सचेंज को फ़ोन करके बोल सके कि मेरा अकाउंट ब्लॉक करने की ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में फ्रॉड होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक्सचेंज भी कर सकता है, ब्लॉक ही तो करना है, अनब्लॉक थोड़ी करना है। तो ये एक्सचेंज भी करे, ब्रोकर भी करे, एक हॉटलाइन बनाए। शिकायत मिलते ही पहला काम तुरंत प्रभाव से ब्लॉक। अब ब्लॉक से अनब्लॉक करने में वक्त लगता है, उसमें कई बार प्रोसेस होता है। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, टेम्परेरी ब्लॉक। जब तक आप किसी की कंप्लेंट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक टेम्परेरी ब्लॉक। जैसे हमारे दोनों केसेस के साथ में हुआ, बात कर रहे हैं, इधर ट्रेड हुए जा रहे हैं, लॉस पे लॉस आ रहा है, और इन दोनों का ब्रोकर जो एक ही है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देने वाला, वो आधा घंटे तक उनके एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। इनको समझाने की कोशिश करेंगे, आपने ही सौदे किए, आपके अकाउंट में आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अरे भाई ये कर सकते हैं, ये इतने समझदार होते तो ये भी ब्रोकर बन जाते, इन्वेस्टर और ट्रेडर नहीं होते। सो सबसे पहली चीज़ ये, आपको इस तरह की कंप्लेन आते ही टेम्परेरी ब्लॉक करना ज़रूरी है। उसके बाद अब हो तो गया, इन्होंने कंप्लेन भी कर दी, पैसे कौन देगा और कब देगा? न्याय समय से न मिले वो भी अन्याय है। निवेशकों के फंसे हुए पैसे तुरंत मिले। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ब्रोकर्स की फीस इसीलिए ली जाती कि इस तरह के केस में जहां ये जेन्युइन केस है, इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें लॉस हो, इन्हें तुरंत प्रभाव से पैसे दिए जाने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ये पैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में से दिए जाए। भारी भरकम पैसा पड़ा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में इसी दिन के लिए, इसी तरह के मामलों के लिए। आप इन्हें दें और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ें। और कानूनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी करेंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक तरीका होना चाहिए, चाहे वो ब्रोकर्स लड़े, चाहे एक्सचेंज लड़े। पुलिस के पास जाने का जो सिस्टम है, एक बार इनकी कंप्लेन होने के बाद हर रोज़ अगर ये पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे तो ना अपना बिजनेस कर पाएंगे, ना अपना काम कर पाएंगे। एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी इस मामले में सक्षम है, समझदार हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं। उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक लीगल सेल होना चाहिए जो इस तरह के मामलों को कानूनी तौर पर और पुलिस के सामने लेकर जाए और इनके बिहाफ पर लड़ें। और अगर आप ऐसा करें तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपके कस्टमर्स हैं, ये क्लाइंट हैं। अगर ये डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं और आपके पास ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ब्रोकिंग हाउस चल रहा है, तो आपका डिपॉजिटरी चल रहा है, तो आपका एक्सचेंज चल रहा है। और अगर इनके लिए आप लड़ते हैं तो कोई आप इन पर एहसान नहीं करेंगे, इनका हक है और ये करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से आप इनको राहत दें।
जिस तरह से नुकसान हुआ उस नुकसान से बचाने की कोशिश करें। ये हमारी मांग है पूरे सिस्टम से और इस सिस्टम में जुड़े हुए सारे लोगों से। इसके अलावा अगर आप कोई कुछ कहना चाहें तो। जी, अभी जब एसएमएस और कॉल की बात आती है, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे ऐप्स है, क्या ये एसएमएस फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, क्या ये डिटेक्ट कर पाए। दूसरा है कि जो हमारे ये ऑनलाइन ऐप्स बनते जा रहे हैं, ये अपने अंदर ही एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जालसाज क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। Exactly. तभी तो उनके लूपहोल्स बाहर आएंगे। तीसरा, ये अभी क्राइम बेल्ट्स बन चुके हैं। हमने सबने देखा हुआ है, कुछ कुछ जगहों में ये पूरा क्राइम सिंडिकेट चलता रहता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, पुलिस को यही देखना चाहिए कि क्राइम बेल्ट्स को टोटल ट्रैक डाउन किया जाए। अभी इन तीनों केसेस में ये एक दूसरे के बाजू में भी नहीं रहते, आज के पहले एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं, पर इसमें कॉमनैलिटी यही थी कि वही इंडस्ट्रीज का नाम आया, वही मोडस ऑपरेंडी थी। जी। तो एक क्राइम बेल्ट्स का एक टेक डाउन मास होना चाहिए। और लास्ट कि जब ये काउंटर पार्टी ऐप जो दूसरे ऐप से कहाँ से हो रहा है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जस्ट शेमिंग द कस्टमर कि आपकी ही गलती थी, आपका ही जिम्मा है, दैट इज नॉट राइट। एब्सोल्युटली। आप कस्टमर एज अ किंग वाली मेंटालिटी लेके चलिए, कस्टमर आपके साथ पूरी जिंदगी रहेंगे। एब्सोल्युटली। सचिन आपने बताया था एक हेल्पलाइन नंबर, जैसे साइबर सेल का एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 जो है, ऐसे ही सेबी भी एक कस्टमर के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर या ब्रोकर्स एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर बना सकते हैं कि तुरंत अगर फ्रॉड हो रहा है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जितने भी ब्रोकर्स है, जैसे मैंने भी अभी एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने मेरी वाइफ के अकाउंट के अंदर उनका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, उनके सिर्फ OTP जा रही है ईमेल के ऊपर और उनका मोबाइल नंबर मैं चेंज कर पा रहा हूँ और मेरे नए नंबर के ऊपर मेरा OTP आ रहा है। तो जब मैं इतने चेंजेस कर रहा हूँ, जब मेरा पासवर्ड रीसेट हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 जगह पे नोटिफिकेशन जाने चाहिए। एक ही जगह पे जाएगा तो हमें ध्यान नहीं रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो अगर एक हेल्पलाइन नंबर अगर सेबी रजिस्टर कर पाए ये हॉटलाइन नंबर तरीके से कि इस नंबर पे होगा, फ्रॉड कीजिए, मतलब फ्रॉड हुआ तो कोई भी ब्रोकर के साथ फ्रॉड होगा, हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। आप दोनों का तो धन्यवाद है ही, आप हमें गाइड कर रहे हैं। आप तीनों का मैं ख़ास तौर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऑलरेडी, आप इतनी मुश्किल में हैं, आपको नुकसान हुआ है, आपके अकाउंट हैक हुए हैं, आपके पैसे गए हैं, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पर आप आए और सबसे बात की। और देखिए, हम हमारी तरफ से स्टोरी कर सकते थे, लेकिन अगर आप आकर बात नहीं करते तो उस स्टोरी में वो वजन नहीं होता, क्योंकि आपने वो भुगता है। और आज भी, और मेरी रिक्वेस्ट यही थी इन सब लोगों से कि आपके साथ जो हुआ वो हुआ, अब दूसरों के साथ ना हो, दूसरे कैसे सावधान रहें, इसलिए आप बाकी लोगों के लिए आइए। आप सब चाहते थे कि आपकी आइडेंटिटी मैं ना बताऊं, इसलिए हमने आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई है, हमने सिर्फ आपका परिचय दिया कि क्या करते हैं क्या नहीं, ताकि आपको एक आइडिया लगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से एक अच्छा नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाई है। ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी तकलीफ़ दी। और सर के तो फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ थे, काफ़ी दिक्कतें थी, उसके बावजूद वो आए कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और हम भी यही चाहते हैं, इस मामले को उठाने के पीछे जी बिजनेस की यही इच्छा है, यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि जो कुछ हो रहा है उससे पहले हमें सावधान रहना है और हमारे साथ ना हो, हमारे आसपास ना हो, हमारे मिलने जुलने वाले या किसी भी और के साथ ना हो, इसके लिए हमें सारी सावधानियां रखनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर से लेकर ब्रोकर्स, ब्रोकर से लेकर एक्सचेंज तक के लेवल पर ये सारी और डिपॉजिटरी के लेवल पर ये सारी अब हमें जो दिक्कतें हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है, सिस्टम चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के फ्रॉड्स और ना हो। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारी पूरी कोशिश नहीं होगी, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपका जो कुछ भी हुआ है इस मामले को पूरे तह तक जाकर आपके लिए सही निपटारा हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है, किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, किसी तरह की कोई हैकिंग हुई है और आपकी दिक्कतें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आप सबकी दिक्कतों को एक साथ लेकर हम उन्हें सही प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर ना हो जिन्हें इस तरह के साइबर फ्रॉड की वजह से अपना नुकसान करना पड़े। मार्केट में पैसा बनना, आना जाना एक अलग प्रोसेस है, वो सबको एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपके अकाउंट में से इस तरह की चोरी नहीं, छोटा शब्द है, डाका हो जाए, ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी तरफ जी बिजनेस की तरफ ये एक छोटी सी पहल थी जो हमने कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ इस हमारी कोशिश से
काफ़ी लोगों में जागरूकता आएगी और लोग कम से कम इस तरह के फ्रॉड का शिकार होंगे। यही हम शुभकामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।